वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कनिष्का। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th में जो आपका साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मतलब जो क्रॉप्स होती है उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, मतलब वो कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे इन क्रॉप्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक क्रॉप जो है एक ही समय पे ग्रो होती है, ये हमने देखा। ठीक है, कुछ क्रॉप्स जो होती है ग्रो होती हैं कब, विंटर में, कुछ होती हैं रेनी सीजन में। सबका अपना अलग अलग होता है मैनेजमेंट। अब हम इस वाले चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब कि कब और कैसे जो है प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई, किसकी, कल्चर की। तो देखिए टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। तो 10th BC तक जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक वो लोग होते हैं जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करते हैं। ठीक है, दे वर वॉन्डरिंग द ग्रुप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफ इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो फूड और शेल्टर की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो वो कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे। एंड स्टार्ट हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। और उन्होंने क्या कर दिया, जब उन्हें पता चला कि हाँ हंट करके हम इस तरह से फूड ले सकते हैं, तो उन्होंने एनिमल्स को हंट करना स्टार्ट कर दिया और उनकी हंटिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वॉज एग्रीकल्चर। और इस तरह से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। व्हेन प्लांट्स, ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या, अब नेक्स्ट इसके बारे में बता रखा है। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एंड वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब जब सेम तरह के प्लांट्स एक बड़े एरिया पर, और वो क्या है, वो प्लांट्स एक ही तरह के हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इस तरह का प्लांट है और ये वाला इस तरह का प्लांट है, ऐसा नहीं होता। वो जितने भी आप यहाँ पर प्लांट देखेंगे, जितने भी आप प्लांट हैं वो सब एक तरह के होंगे। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। और ये इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वीट हो गया। ठीक है, इस तरह की जो क्रॉप्स होती है उनको हम फील्ड में उगाते हैं एक लार्ज स्केल पे, बहुत सारी। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो जो क्रॉप्स होती है वो डिफरेंट होती है, एक दूसरे से अलग अलग होती है। जैसे वेजिटेबल्स भी अलग हो जाते हैं, फ्रूट्स भी एक दूसरे से अलग होते हैं, सेम तरह से क्रॉप्स भी एक दूसरे से अलग होती हैं। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन बेसिस ऑफ रीजन इन विच दे ग्रो। तो हम बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक क्रॉप देखी इस तरह की, तो अब हम देख के नहीं बता सकते ना कि किस तरह की क्रॉप है, क्योंकि ऐसी तो और भी बहुत सारी क्रॉप्स हो सकती है, हम देख के नहीं बता सकते। तो हम कैसे बताएंगे, हम इनका सीज़न देख लेंगे कि मतलब ये कौन से सीज़न में, क्या ये विंटर में हुई है। ठीक है, क्या हमने इनको विंटर में कल्टिवेट करा है, या फिर हमने इनको समर में कल्टिवेट किया है, या फिर हमने इन्हें रेनी सीजन में, ये 3 सीजन में क्रॉप ग्रो होती है, तो हमने इनमें से कौन से सीजन में ग्रो किया। अगर आपको पता है ये वाली विंटर में हुई, तो आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये किस तरह की क्रॉप है। ठीक है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। अब जो इंडिया है बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेयरफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो मतलब आपको पता है कि जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, और जो यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो भी अलग अलग हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो कंडीशन है क्लाइमेटिक, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो कंडीशन है वो आप ये तो नहीं कह सकते ना राजस्थान से बिल्कुल एक जैसी है, सेम तो नहीं है ना। यूपी क्या अपनी अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस और राजस्थान की अलग हैं। ठीक है, तो accordingly there is a rich variety of crops grown in different types of the country। तो इसी तरह से ऐसा भी नहीं है कि जैसे राजस्थान में और यूपी में, इन दोनों में एक ही तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हूँ। राजस्थान में किसी और तरह की क्रॉप्स उगाई जाती होंगी, और यूपी में तो अलग ही तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो ठीक है, तो मतलब क्रॉप्स भी वेरी करता है एक दूसरे से, और यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन भी। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए टू बोर्ड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इसी तरह से आप क्रॉप्स को देख के कैसे बता सकते हैं, एक दो तरह की क्रॉप्स होती हैं, पहले होती है कारीफ क्रॉप और होती हैं रावी क्रॉप्स। तो यहाँ पर 2 तरह की क्रॉप्स होती हैं। इनमें क्या होता है, जो कारीफ क्रॉप होती हैं ये बेसिकली रेनी सीजन में ग्रो होती हैं। ठीक है, जून से सितंबर के बीच में ग्रो जाती हैं, क्योंकि ये हमारा रेनी सीजन होता है, इसके बीच में ग्रो होती हैं। एग्जाम्पल में जैसे पैडी हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, कॉटन। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब कारीफ क्रॉप के हैं। देन जो नेक्स्ट हमारा
है सेकंड टाइप की क्रॉप होती है राबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर, जो विंटर में ग्रो जैसे कि जो अक्टूबर टू मार्च में ग्रो होती हैं वो होती है राबी क्रॉप्स। एग्जांपल में जैसे कि है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, इस तरह की क्रॉप्स जितनी भी होती हैं, ठीक है, ये क्या है, राबी क्रॉप्स हैं। Besides this, pulses and vegetables are growing during summer and places। और इसके मतलब इनके अलावा जो भी क्रॉप्स वगैरह होती है वो सब विंटर से समर में भी ग्रो होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, तो मतलब नॉर्मल तरह से हम कैसे उगाते हैं क्रॉप्स को, कैसे उनका प्रोड्यूस हम करते हैं। तो अब जो जो है वो सोचता है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन, जो पैडी होती है उनको हम विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते। तो जो पहली है वो आंसर देती है पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। तो जो पैडी होता है, ठीक है, पैडी जो होते हैं, अगर आपको उसकी खेती करनी है तो आपको क्या चाहिए, वाटर। और इतना सफिशिएंट वाटर आपको कहाँ से मिलेगा, मतलब इसमें बहुत सारा वाटर चाहिए, बहुत सारा अमाउंट चाहिए इसमें वाटर का। तो इतना वाटर आपको कब मिलेगा, जब आपका रेनी सीजन होगा। तो इसलिए हम इसको समर में या विंटर में नहीं उगा सकते, हमें इसको बस रेनी सीजन में ही उगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि हम इसको उसमें क्यों नहीं उगा सकते, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि PT1 में भी इस तरह के क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडर टेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जो कल्टीवेशन होती है ना क्रॉप्स की, वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जो है उसमें होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पैडी, जैसे यहाँ पर ये आपने आपका फील्ड है, अब आपको इसके अंदर पैडी उगानी है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर आपको उगानी है पैडी, तो ऐसा नहीं कि आप एक ही समय पर आप हर एक चीज़ कर दोगे। आप बीज भी एक ही समय, मतलब आज मान लीजिए आपने सोचा कि आज तो 22 मार्च है, तो आज ही मैं इसमें बीज बो दूंगा, इस वाले खेती में आज ही मैं इसमें पानी दे दूंगा, आज ही जितने भी फर्टिलाइजर्स वगैरह मुझे यूज़ करने में कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनका एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्रॉप्स को, उसकी जो कल्टीवेशन होती है, आप उसको एक बार में कर दो। वो कुछ एक्टिविटीज़ जो उसके अंदर होती हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम में ही पॉसिबल होती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप सारी चीज़ें एक बार में ही कर देंगे, तो आपकी जो कल्टीवेशन है वो सब बर्बाद चली जाएगी, आपकी क्रॉप्स अच्छे से नहीं हो पाएंगी प्रोड्यूस, ठीक है। You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you over ornamental plants in your house. These activities are tasks referred to as agriculture practices which are listed below। तो अब ऐसा नहीं है आर्किड, जैसा आपने मान लीजिए अब आपको पैडी यहाँ पर उगाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको पैडी खेती करनी है तो आप एक बार में कर देंगे। इसके लिए आपको लगेगी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्या लगेगी आपको, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और ये किस तरह से होती है, मतलब एक तरह से आप कह लीजिए इसको फॉर्मेट, मतलब आपको पैडी की क्रॉप्स, मतलब कोई भी क्रॉप्स, मैं आपको बस एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। अगर आपको पैडी की क्रॉप वहाँ पर उगानी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, एक तरह से स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप्स हैं, आपको किस तरह से हर एक चीज़ करनी होती है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको इस जगह पर अपनी खेती करनी है, सबसे पहले आपको तो इसका जो एरिया है, आपको उसको अच्छे से करना पड़ेगा। वो उसको इतना कैपेबल बनाना होगा कि वो जो खेती है उन सबको अच्छे से कर पाए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया, अब आपने अच्छे से ज़मीन तैयार कर लिया। अब है सोइंग। अब आपको क्या करना है, सोइंग मतलब जो आपके जो सीड थे, बीज थे, उनको इसके अंदर आपने लगा दिया। एडिंग मैन्यूअल फर्टिलाइजर्स। अब आपने क्या किया, आपने बीज लगा दिया, तो अब आपने उसके अंदर जितने भी उसको फर्टिलाइजर चाहिए आपने वो कर दिया। इरीगेशन उसमें पानी वगैरह दे दिया है ना, आपने सब कुछ कर दिया। अगर उसके अंदर घास उग गई है तो आप घास को काट दिया, मतलब एक तरह से आपने हर एक चीज़ उसमें कर दी। देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम विंड्स, तो जैसे हवा बहुत तेज चलती है तो आपने वो भी कर लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको हवा वगैरह से बचा लिया, बहुत तेज हवा चलती है। हार्वेस्टिंग, अब आपने उसको काट लिया। एंड देन स्टोरेज, अब आपने उसको स्टोर कर लिया और आपने उसको बेच दिया। तो देखिए यहाँ पर, तो ये इस तरह की हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। तो आपके स्टेप्स हैं कि किस तरह से हमारा हर एक चीज़ वर्क करती है। देन नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब देखिए, अब आपको अभी हमने वो देख लिया कि किस तरह से होता है। अब हम यहाँ पर हर एक स्टेप बड़ा ही अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन सॉइल, फिर हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, फिर सोइंग। मतलब अब जो हमने यहाँ पर
स्टेप पढ़े, जो स्टेप यहाँ पर थे ये वाले, अब इन स्टेप्स को आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। देन है, अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो ये जो सॉइल होता है ना, इसकी प्रिपरेशन करना फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये, अगर आप देखें इम्पॉर्टेंट कौन सा होता है, इम्पॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन सा होता है, ये वाला, कौन सा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देन दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब अगर आप ऐसा करेंगे कि आप उसको अच्छे से, जो आपने सॉइल है उसको अच्छे से तैयार किया, जितना भी उसका उसके ऊपर जो भी अच्छी चीज़ नहीं था आपने उन सबको कर दिया, तो इससे क्या होगा, जो आप उसके अंदर जो आप प्लांट्स लगाएंगे, उनकी जो रूट्स होंगी वो ज़मीन के और अंदर तक जाएंगी, और आपका जो क्रॉप होगी वो बहुत अच्छे से हार्वेस्ट हो पाएगी, ठीक है। द लूज सॉइल्स अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और जो लूज सॉइल होगी जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा, वो क्या होती है, वो रूट्स को अंदर जाने के लिए बड़े अच्छे से मदद करती है। वाई डज लूजिंग ऑफ स्नो अलाउज फॉर रूट टू ब्रीथ ईजिली। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर हम ऐसा करेंगे कि अगर हमने उसके ऊपर से सब कुछ हटा दिया, तो ये रूट्स को सांस लेने में, एक तरह से ब्रीथ करने में कैसे मदद करेगा। तो लूज सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्दन वॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो जो लूज सॉइल होगी वो क्या करती है, वो जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं, अर्थ वॉर्म्स है ना, माइक्रोब्स, इनको जन्म लेने में, इनको प्रोड्यूस होने में, ग्रोथ में इनकी बड़ी अच्छे से मदद करती है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न लूज इन द सॉइल्स एंड हैड हार्म्स टू इट। तो अब जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये फ्रेंड्स होते हैं किसके, फार्मर के, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो लूजन सॉइल होती है, जो ख़राब सॉइल होती है, उसको ह्यूमस में चेंज कर देते हैं, और फिर उसमें ऐड कर देते हैं, किसमें, उस, देखिए यहाँ से जितना भी लूजन सॉइल थी वो आप उसे हटा दी, और उसी जगह पर वो एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। उसको ह्यूमस पे चेंज करके उन्होंने उधर ही लगा दी। तो अब जो होगा, इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। बट वाई द सोल नीड्स टू बी टर्न एंड लूज। तो मतलब अब ये क्वेश्चन है कि जो सॉइल होगी वो लूज ही क्यों होनी चाहिए। तो अब इसका आंसर है, यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। आपने जो आपकी प्रीवियस क्लास थी, मीन्स आपकी जो 7th क्लास थी, आपने उससे देखा कि जो सॉइल होती है वो, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये चीज़ें उसके अंदर होती भी हैं, ठीक है। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट decomposed बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशंस इन डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू सॉइल। तो अब क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस ज़मीन के ऊपर, वो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उसको ह्यूमस में चेंज कर देते हैं और उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। दीज न्यूट्रिशंस आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। और जो न्यूट्रिशंस होते हैं ये दोबारा उस प्लांट्स के थ्रू ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी से ही जो है टॉप लेयर जो होती है सॉइल्स की, वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी तरह से मदद कर देती है, ठीक है। इसलिए ही सॉइल का लूज होना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो thus losing soil is very important। तो इसलिए ही सॉइल का लूजिंग होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लंगलिंग। तो ये जो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिलिंग कहते हैं और प्लंगलिंग कहते हैं। दिस इज डन बाय प्ला के थ्रू इसको डन किया जाता है। प्लाज आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन। तो जो प्लाज होते हैं, मतलब ये प्ला, ये वुड और लकड़ी और जो है आयरन से बने होते हैं। इफ द सॉइल इज ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लंगलिंग। द प्लग्ड फील्ड में बिग क्रम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो अगर कोई सॉइल, ठीक है, कोई भी मिट्टी है, कोई भी ज़मीन है और वो प्लग्ड है, ठीक है, तो उसके अंदर क्रम्स डेवलप हो जाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। और इन क्रम्स को तोड़ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। लेवलिंग इन द फील्ड इज़ द बेनिफिशियल फॉर सोइंग वेल एज फॉर इरीगेशन।
और जो लेवलिंग मतलब खेत जितना भी खेत है, अगर कहीं ऐसे जा रहा है ऊपर नीचे तो उस सबको एक लेवल में लाना भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग, तो कभी क्या होता है पहले ही सारे फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल इज मॉइस्चराइज्ड बिफोर सोइंग, तो इस तरह से हमारी जो सॉइल हो जाती है पूरी प्रिपेयर हो जाती है। तो ये हमने ये टॉपिक जो था कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें कवर करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का। एंड ओवरऑल दिस वाज माय वीडियो, टेल मी हाउ वाज दैट वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस।